प्रणाम दा। स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आई होप जितना मजा हमें आपसे बात करने में आए उतना आपको भी हमसे बात करने में आए। सबसे पहले तो बधाई यार तुम लोगों को। अरे बहुत बहुत बढ़िया काम, अच्छा है। चलो ऑल द बेस्ट। देखो तुम ही लोगों से बात शुरू करता हूँ मैं, अरे है ना। तुम लोग मेरे साथ थिएटर भी करते रहे, बिल्कुल है ना। थिएटर के साथ साथ फिर तुम लोगों ने ये सब भी शुरू किया। मतलब बदलाव तो जिंदगी में आ ही जाते हैं, आते हैं कई बार, है ना। जी जी जी। आदमी स्ट्रगल करता ही है कुछ ना किसी बहाने, किसी ना किसी चीज़ों को लेकर के। थिएटर के साथ साथ तुमने कैमरा भी शुरू कर दिया, फिर एडिटिंग भी शुरू कर दिया, फिर तुमने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। कई बार आदमी क्या होता है ना, इंसान को चैलेंज मिलते हैं जी। और उस चैलेंज से ना आदमी को हारना नहीं चाहिए, है ना। आने दे यार, करेंगे, हिम्मत। मुझे ना जिंदगी में इतने चैलेंज, खासकर इस फील्ड में तो बहुत मजा आया। मतलब जैसे जैसे मुझे चैलेंज मिलते गए ना, मैंने इतने सारे काम करके देख लिए इस फील्ड में। दादा आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप यहाँ आए कैसे? कोई ऐसी वजह जो आपको खींच के लाई हो थिएटर की तरफ? अच्छा देखो, थिएटर में तो ना मैं कैसे आया ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना मतलब जिंदगी का थोड़ा सा कैसे शुरुआत, कैसे क्या बचपन से लेके कुछ चीजें है ना, मजा आता है ना। था मैं 10-12 साल का रहूंगा, तो तब मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करता था। ये तो 2-3 गाने बड़े मशहूर थे। एक तो वो था प्यार की आग में तन बदन जल गया। दादा और ऑर्केस्ट्रा हम, हाँ 80s? अरे उससे भी पहले, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने थे जो मैं डांस करता था ऑर्केस्ट्रा में। डांस करते करते, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में था तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो बच्चा था तो इंस्ट्रूमेंट में हाथ मारता रहता था। जी जी जी। कभी कुछ बजा दिया, कभी कुछ बजा लिया, कभी ऐसे ऐसे, कभी कुछ बजा लिया। वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता चला गया और वो चीजें मैं सीखता चला गया। दाई आपने कुछ मतलब आपने बताया था कि शुरुआत से ही कलाकारों से जुड़े रहे हो आपस में। हाँ घर में भी आपके कलाकार नानी के। हाँ, मेरे 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 फादर सितार बजाते थे। जी जी जी। अभी भी है खैर, लेकिन सितार बजाना छोड़ दिया। लेकिन हारमोनियम तो घर में भी पड़ा है, कभी कभी वो अपना गुनगुना आजकल वो लेते हैं। मीम भी तो बहुत वायरल हो रही है ना कि वो आपके दादा क्या करते थे, वो सितार तो नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे तो वहाँ से फादर वो बजाते। दादा वैसे हमें जुड़े हुए आपसे 10-11 साल हो गए। हाँ। आपने बातें हमें कभी बताई नहीं है। हमें अरे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना, कभी क्या आप बात कर। ऑर्केस्ट्रा पे डांस भी करते थे? भाई क्या है ना, देखो तुम आए, रिहर्सल शुरू की, नाटक शुरू किया, चलो थिएटर की बात हुई। कभी बीती जिंदगी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि हम कहाँ से कैसे क्या 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 करते थे। राज आपने बहुत दफन किए हुए हैं, बहुत ये सच सारे है। अगर मैं ऐसे बताऊं, हर बार आप एक नया राज लेके आते हैं। जैसे आज आपने एक नई बात कर दी ऑर्केस्ट्रा वाली, तो दादा देर मत कुछ करिए। यार, जिंदगी इतनी मतलब देखो आज मेरी उम्र हो गई 66 साल, 66-68 साल समझ लो। 66 कंप्लीट कर लिए, 66 कंप्लीट कर लिए। तो आप ये मान के चलो कि चलो 60 साल, 5-6 साल का बच्चा उसको आप छोड़ दो, चलो मैं कहता हूँ 10 साल भी आप छोड़ दो जिंदगी के बचपन के, तो फिर भी 50-55 साल तो हो गए ना मेरे को। तकरीबन। तो 50-55 साल में इतनी सारी चीजें तो जिंदगी में आदमी की कई बार आ ही जाती है ना। हर हर उम्र के 10-12 साल में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कुछ चीजें नई तुम्हारे सामने आती हैं। तो देखो अपना अपना शौक होता है। किसी को लगता है कि यार बस मैं 1-2 चीज सीख ली या अपना नौकरी की और वो सब खत्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, कुछ भी नई चीज अगर सामने आ रही है तो यार करके देखते हैं, एक बार सीखते तो हैं। जी जी जी। क्या होगा, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन करते तो है ना। तो ये जो चैलेंज मिलते हैं और ये जो अंदर कुछ करने की जो ललक होती है ना, ये मुझे बहुत सारी चीजें बड़ा मजा आता था, मेरे को बहुत मजा आता था। मतलब तुम यकीन मानो कि मैंने पेंटिंग भी सीखी है, मैंने पेंटिंग की है। ये नया आया, ये नया आया। क्या बात है। मैं पेंटिंग भी करता था, पेंटिंग बनाता था। मेरे उस्ताद थे, अभी भी है लक्ष्मण नाम उनका। तो मतलब मैं था तो 18-19 साल का रहूंगा, वो मेरे को ले गए जीके पार्ट 2 में।
मतलब बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी। उनकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनानी थी, लैंडस्केप बनाने थे, फूल पत्ते वत्ते लेना देना ऐसा। तो हम मतलब काम बहुत सारे किए मैंने। तो दादा इतना कुछ संपन्न हो आप तो, मतलब कुछ नहीं छोड़ा जो आया सब तो पकड़ा। दादा ऑर्केस्ट्रा फिर पेंटिंग, ये अचानक थिएटर कैसे? हाँ देखो क्या है, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि अब उससे फिर एक और जुड़ी है कि जैसे जब मैं ऑर्केस्ट्रा में था तो मैंने डांस के साथ साथ और भी काम शुरू कर दिया। मैंने रिदम बजाना सीख लिया। जी जी जी। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे नाल बोलते हैं। नाल मतलब वो ढोलक की तरह ही होती है, लेकिन उसको नाल बोलते हैं। महाराष्ट्र बेसिकली, वो महाराष्ट्र में लावणी में और उसमें ना ज़्यादा बजाई जाती है वो। तो वो दिल्ली में बहुत कम लोग बजाते थे, तो वो मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा। तो हमारे गुरुजी थे सरोजनी नगर में पंचानन पाठक जी। नहीं, पंचानन पाठक जी तो श्रीराम सेंटर में थे। उनका नाम भी पशुपतिनाथ पाठक। सरोजनी नगर स्कूल है एनडीएमसी का, उसमें नवयुग स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें वो म्यूजिक टीचर थे। तो मैं उनके पास जाता था जी। तो वहां पर एक और भाई आते थे, ठाकुर, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो बस सरनेम ठाकुर लगाते थे। वो तबला बजाते थे, मैं नाल बजाता था जी। तो ठाकुर भाई ने एक दिन मेरे से कहा, यार मैं बसंत विहार रहता हूँ, मेरा मंडी हाउस जाना बड़ा मतलब दूर पड़ जाता है मेरे को, तू वहां नजदीक ही रहता है। तो मेरा भाई जो है प्ले कर रहा है, मेरा कजन ब्रदर, उसको जरूरत है एक रिदमिस्ट की, म्यूजिकल प्ले है, तू बजा देगा? बजा दूंगा। मैं वहां गया, मंडी हाउस में मिला लोगों से, रिहर्सल उनके साथ की, 1 महीना रिहर्सल की, फिर प्ले कर लिया। जब प्ले किया तो 1 महीना मैंने जब लोगों को एक्टिंग करते देखा जी जी। तो मुझे लगा यार मजेदार काम है यार ये तो क्योंकि मेरी एक आदत है ना कुछ नया मिले तो मैं कुछ ना कुछ करने का मेरा मन करता है। वो भी तो है ना कि मतलब आप पर्दे पे किसी को देखते हो तो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो मतलब ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। दादा सच है ये, हम भी ऐसे लिखे थे। हाँ, हम आप तक पहुंचे सिर्फ इसी वजह से। वो बड़ा मजा आया। तो हुआ क्या है ना, जब प्ले खत्म हो गया, शो खत्म, 1 महीना हुआ, शो हो गया, श्रीराम सेंटर बेसमेंट में शो हुआ था। उसके बाद जब पार्टी वार्टी हो रही थी चाय वाय पानी की, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा डायरेक्टर को, मैंने कहा यार अगले प्ले में यार मेरे को भी एक्टिंग करवा लो यार। तो मेरा बड़ा मजाक सा उड़ाया लोगों ने, अब ढोलकी की ढोलक बजा, एक्टिंग करना हर किसी अवस्था का नहीं है। अब मैंने उनको ये नहीं बताया कि भाई मैं ऑर्केस्ट्रा में करता था, मैं डांस करता था, मैं कंपेयरिंग भी करता था, तो ऑडियंस का मुझे डर नहीं है, क्योंकि हर रोज नई ऑडियंस मिलती थी हमें। तो जी जी, वो भाई अब अगर तो जा ही किसी चुका है। आप किसी शादी वादी में जाओ या जैसे पार्टी होती थी तो वहाँ तो हर रोज नए मेहमान मिलते थे, नए गेस्ट मिलते थे। कभी कोई किसी की ख्वाहिश है ये गाना, कभी कोई कुछ, ये डांस, ये गाना। तो ऑडियंस से तो मैं रोज ही मिलता था, तो मुझे ऑडियंस का तो कोई डर था ही नहीं कि मैं डर जाऊंगा या झिझक जाऊंगा। लेकिन मेरे को काम मिला नहीं, फिर मैं मंडी हाउस जाने लगा। यार देखता हूँ जगह अच्छी लग रही है मेरे को। मैं गुरुजी के पास थोड़ा कम कर दिया सरोजनी नगर जाना, उन्हें मंडी हाउस आने लगा। तो लोगों ने जब वो नाटक देखा तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले सर भाई आप मतलब हमारे नाटक में भी बजा दो यार एक। मैंने कहा यार बजाऊंगा एक शर्त पे, अगर मुझे एक्टिंग कराओगे तो। दादा पैसे नहीं चाहिए था आपको? पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने कहा यार देखी जाएगी। हालांकि देखो मुझे ऑर्केस्ट्रा में जब मैं काम करता था पैसा अच्छा खासी कमाई थी वहां पर, लेकिन मैंने वो कमाई थोड़ी कम कर दी। मैंने नहीं यार, मुझे लगा कि वहां पैसा तो है लेकिन यहाँ इज्जत है। अच्छा, ये चीज दिखाता है कि एक कलाकार को सिर्फ कला से प्यार है, पैसे से नहीं। हाँ, अगर वो वाकई कला बड़ी है। ये तो कला तो है। देखो कला तो सारी है, पेंटिंग भी एक कला है, सिंगिंग भी एक कला है, डांस भी एक कला है, म्यूजिक बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना वो भी एक कला है, गाना भी एक कला है, एक्टिंग भी। तो वो कोई फर्क नहीं। लेकिन आपका शौक क्या है वो देखने वाली बात है। शौक बड़ी चीज है ना। आपका शौक क्या है, आपको कैसे आप अलग रास्ते से एकदम आ गए। तो फिर मुझे थिएटर में काम मिलना शुरू हो गया। बस इस तरह से मेरा सर्कल शुरू हो गया थिएटर में। फिर मैंने बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम किया और अलग अलग ग्रुप में लोग बुलाने लगे। अच्छा, एक उस वक्त ना 80s की दौर की बता रहा हूँ, उस वक्त ना म्यूजिकल प्ले बहुत होते थे, मतलब नौटंकी गाने। हाँ। तो उसमें एक तो म्यूजिक की सेंस अगर एक्टर को है तो हर आदमी सोचता था कि अरे यार इसको पकड़ लो, इससे काम करवाओ यार। उसमें गायकी भी चाहिए,
उसमें थोड़ा बहुत डांस भी चाहिए होता है। जी। तो वो जो नौटंकी शैली और पारसी स्टाइल और ये सब अब नहीं होते हैं, पहले होते थे। उसमें सिंगर अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता था। तो फिर मेरे को काम मिलने लगा इस तरह से, क्योंकि उस वक्त उस तरह के नाटक ज्यादा दादा होते थे। उस एरा में आपने इस स्टाइल में, मतलब पारसी स्टाइल में, आपने कुछ ऐसे नाम हैं जो आज बड़े मुकाम पर हैं, अगर आपको अच्छा लगे नाम ले सकते हैं आप, जिनके साथ आपने काम किया था उस टाइम पे? भाई देखो, नौटंकी जो है ना, जैसे हेमा सिंह है एनएसडी में, वो पारसी में बहुत काम करते हैं। नौटंकी में इतना काम नहीं करते, लेकिन वो पारसी में काम करते हैं। नौटंकी में बहुत कम लोग थे मेरे ख्याल से। पारसी में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन नौटंकी में मुझे एक दो नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे सोमनाथ पंवार, उनके फादर थे चंपालाल पंवार, लेकिन वो भी पारसी के ही थे। नौटंकी मतलब पारसी शायद अब इस शैली को खेलने वाला तो शायद नहीं बचा है ही नहीं, बहुत कम। कुछ ही लोग हैं जो इस चीज को करते हैं। तुम्हें यूपी में तो मिल जाएगा, अभी भी लखनऊ में उस तरफ तो अभी भी मिल जाएंगे नौटंकी, वो अपना फोक लेके, वो अपना कल्चर। हाँ, लेकिन दिल्ली में बहुत कम है। तो उनके साथ में काम करता रहा। फिर नौटंकी धीरे धीरे फिर रियलिस्टिक एक्टिंग भी शुरू हो गई, थिएटर शुरू हो गया। बहुत सारे ग्रुप के साथ काम किया। अरुण कुकरेजा, बहुत बड़ा ग्रुप था, रुचि का ग्रुप था, अरुण कुकरेजा, उनके साथ काम किया। एक आपका वो एक्ट 1 ग्रुप दादा, जो आप हमेशा से जिक्र। हाँ, एक्ट 1 यार देखो, एक्ट 1 तो मेरे ख्याल से एक्ट 1 आया वो 1991 के आसपास, काफी फेमस भी रहा है। हाँ, काफी बड़ा भी रहा है। उससे पहले एक और ग्रुप था साक्षी। एक्ट 1 से पहले एक और ग्रुप था साक्षी जी, जिसके डायरेक्टर थे कृष्णकांत, के हम के बोलते हैं, कृष्णकांत। अगर तुम लोगों ने सीरियल देखा हो, सिग्मा एक सीरियल आता था बहुत पहले, स्पेस सिटी सिग्मा है ना, स्पेस में, बिल्कुल, उसका जो मेन कमांडर तारा कृष्णकांत, के वो उसका डायरेक्टर था। और भी लोग डायरेक्ट करते थे, लेकिन के ने अच्छी प्रोडक्शन की। उसमें तो उस वक्त के दिग्गज थे उस ग्रुप में। जी। हेमंत मिश्रा एनएसडी पास आउट थे, बहुत 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 बढ़िया। ज्ञानेश मिश्रा, संजीव मेहरा, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, अभी उसकी एक फिल्म आने वाली है करीना कपूर के साथ, ऑस्ट्रेलिया में ही है वो, वहीं रहता है, वहीं सेट हो गया। ये सब आपके साथ थे? वो सब, हाँ। संजीव साहब भाई, और अच्छा एक लड़का है राजीव गुप्ता, ये जॉली एलएलबी में शायद अक्षय कुमार का असिस्टेंट वकील का भी उसने कैरेक्टर किया, वो भी नया नया तब आया था। सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला साक्षी में था। उसकी शुरुआत थिएटर की जो है वो साक्षी से ही हुई। तो हालांकि उसने 4-5 नाटक किए, लेकिन एक नाटक उसका बहुत मशहूर था हम लोगों का, के ने डायरेक्ट किया था, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। आर्थर मिलर एक राइटर हैं, उनका ट्रांसलेशन है, नादिरा जहीर बब्बर ने उनको ट्रांसलेट किया। वो प्ले था अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, मतलब उसमें सौरभ की शुरुआत थी थिएटर की जी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे उसमें, बहुत सारे लोग जुड़े। तो उसके बाद फिर एक्ट 1 91 में फिर एक्ट 1 भी शुरू हो गया था। जी। तो दादा आप तो सीनियर हुए फिर सौरभ शुक्ला के क्योंकि अगर उनकी शुरुआत थी वो, तो आप तो पहले से थे। हाँ, तब वो कॉलेज में पढ़ता था और मैं तो रेगुलर थिएटर कर ही रहा था उसमें। आपको कितना टाइम हो गया इसमें? भाई जब मैं बताऊं, अगर उस वक्त की मैं जवाब बता रहा हूँ, जब मैं पहली बार मैंने नाल बजाई और ये सब शुरू किया, दादा तो 78-79 की बात है। जैसे दादा आप बता रहे थे, आप शायद गवर्नमेंट जॉब में भी थे? हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था, साथ साथ अपना क्योंकि रिहर्सल शाम की होती है ना। बिल्कुल। तो आप ऑफिस से निकले, शाम को मंडी हाउस आ जाओ, अपना रिहर्सल करो। दादा फैमिली को टाइम? तो फैमिली को टाइम अपना 8-9 बजे के बाद फैमिली को टाइम देना, उसमें क्या है। फैमिली से कोई कंप्लेन नहीं दादा के? नहीं, ऐसा कोई। तो दादा कोई सौरभ, क्योंकि शुरू से रहा ना, मैं कलाकार, तो सबको पता कि भाई कलाकार आदमी है। बचपन से ही मैं इस फील्ड में रहा हूं, तो किसी को कोई शिकायत ही नहीं थी। सबको पता है कि कभी रात को 1 बजे शो खत्म हो रहा है, कभी 2 बजे खत्म हो रहा है, तो पता था सबको कि ये काम ही ऐसा है। तो दादा जैसा आपने भी जिक्र किया कि आप सौरभ शुक्ला के साथ काम कर चुके हैं, तो कोई ऐसा मशहूर किस्सा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, इंटरेस्टिंग किस्सा? मतलब यार इंटरेस्टिंग तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, जान पे बनाई थी एक था
वही जो प्ले में बता रहा हूँ ना, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जी जी जी। हमारा प्रगति मैदान में शो था, ट्रेड फेयर ये लगता है ना, हाँ हाँ। ट्रेड फेयर में प्रगति मैदान में शो कर रहे थे हम लोग। और मतलब तुम मान के चलो कि कम से कम 6 फुट के आसपास, 5-6 फुट के आसपास का ब्रिज बना हुआ था। उस ब्रिज के ऊपर मेरी और सौरभ की फाइट सीक्वेंस है। ओके। हाँ, कुछ ऐसा सीन है, मतलब वो प्ले का क्लाइमेक्स था, प्ले खत्म होने वाला था, उससे 8-10 मिनट पहले का एक सीन है कि सौरभ, मतलब ये दिखाया कि सौरभ ने मेरे को झूठे केस में पुलिस में मतलब मुझे अरेस्ट करा दिया। और जब मैं जमानत पर छूट कर आया तो मैं आकर के पुल के ऊपर से खड़ा होकर के चिल्ला रहा हूँ, एडी कार्बोने बाहर निकल। वो भी आ जाता है हाथ में चाकू वाकू लेकर के, हाँ आजा, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर आता है, मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता है मेरे पास। और एक तो ही उसके हाथ बड़े मोटे मोटे यार। वो उस वक्त शो ऐसा था, पसीने से तरबतर हम लोग, वहाँ एसी था नहीं, वहाँ प्रगति मैदान में जहाँ शो था वहाँ एसी था, लेकिन पसीना दोनों को। अब उसने चाकू जैसे मारा ना, तो मैंने इसका हाथ यहाँ से जैसे पकड़ा, लेकिन इतना मोटा हाथ पसीने से स्लिप हो गया, हाथ स्लिप हुआ। तो उसने फिर ट्राई किया और मतलब मुझे लगा मेरे पेट में लग जाएगा, तो मैंने हाथ यहाँ रख लिया और चाकू मेरे यहाँ लगा, लग गया। हाँ मेरे हाथ में लगा, वरना मेरे पेट में चला जाता अगर मैं हाथ ना लगाता तो मेरा यहाँ लगा। उसके बाद इसका ग्रेबाइड पकड़ के हम लोगों का ये चल रहा है, मतलब प्ले कंटिन्यू है, प्ले चल रहा है, ब्लड निकल रहा है, सब चल रहा है, बहुत रियलिस्टिक हो गया। हाँ। और वो करते 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 उसको धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिरते 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 नीचे आ गया। और उसके बाद मेरे को ऐसे खड़ा होना था, फ्रीज होना है मेरे को, मतलब मैं एग्जिट भी नहीं कर सकता, मैं ऐसे खड़ा हूं बिल्कुल स्टिल एकदम। और इधर लेफ्ट साइड में एक स्पॉट आता है ब्रिज के ऊपर, और वही लड़का जो राजीव गुप्ता मैं तुम्हें बता रहा था ना, जी जी। वो सूत्रधार का कैरेक्टर कर रहा था। प्ले खत्म होने वाला है, आखिरी उसकी स्पीच है, अब उसकी स्पीच भी है, लेकिन मैं अभी भी मैं खड़ा हूं और ब्लडिंग ब्लड चल रहा है, यहाँ से ब्लड चल रहा है। उसकी स्पीच खत्म हुई, प्ले खत्म हुआ, उसके बाद फटाफट मेरे मारा गया। मैंने कहा यार सौरभ ये यार मुझे सॉरी यार, ऑडियंस ने कुछ नहीं बोला, किसी ने शोर नहीं बचाया? कुछ नहीं, अब क्या कर सकते, उनको लग रहा था शायद ये सीन होगा प्ले का। दादा हम इतने तो साल ऐसे- से स्टेज कर रहे हैं, मगर सच हो में जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। हैट्स ऑफ यू, हम नहीं कर सकते दादा इतना रियलिस्टिक नहीं, वो इतना रियलिस्टिक भी नहीं था एक्चुअली, गलती वो नहीं थी ना, मैं बता रहा हूँ उसके हाथ पसीने से तरबतर थे, उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, पता नहीं क्या था जो मैं पकड़ नहीं पाया, और वो स्लिप हुआ तो मेरे लग गया, और मैंने बचा तो हो गया। तो ऐसे तो एक्सपीरियंस जिंदगी में चलते रहते हैं, होता ही है, अच्छा दादा, यही तो जिंदगी है। अच्छा दादा, आपके साथ एक्ट 1 में और भी बड़े लोग थे, इम्तियाज अली, मनोज बाजपेयी, और जैसे हाँ। जैसा आपने भी बताया था, मतलब हम पीछे बैठ के बात ही कर रहे थे, तो आपने बताया था कि मनोज बाजपेयी जी और आप बड़े अच्छे दोस्त भी थे। हाँ, वो अभी भी अपने इंटरव्यूज में अक्सर जिक्र करता है मेरे को। किस्से का भी जिक्र किया था कि वो बड़ा नोटी सा किस्सा है कुछ, वो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहो तो बता सकते हो। यार दादा रिक्वेस्ट नहीं, हम जान के रहेंगे, देखो हमारी छोड़ेगी नहीं हमें। एक मिनट, अगर मनोज ने प्रोग्राम देखना उसको पता नहीं लगेगा यार अरे क्या दादा। कैसा। चाहते हम देखे सर। सर तक भी तो वो बात जानी चाहिए ना, उनकी भी थोड़े यादें ताजा होगी आपके साथ। अच्छा वो पता क्या था, एक्ट 1 जब शुरू हुआ तो हमने 2 नाटक एक साथ किए श्रीराम सेंटर बेसमेंट में, एक ही दिन में 2 शो, आधे घंटे का गैप देकर के एक दिन में 2 नाटक थे। एक नटुआ था जिसमें मनोज सर, मैं, हम सब बहुत सारे, लोकेश जैन, बहुत सारे लोग थे। उसकी मतलब नटुआ मतलब वो लौंडा नाच जो बिहार का बहुत फेमस है वो तो उसकी मंडली में थे हम लोग। जी। मैं नाल बजा रहा था, एक लड़का था वो हारमोनियम बजाता था, तो ऐसे थे हम सब लोग धीरे धीरे। तो टीम थी हमारी एक। तो उस प्ले को ना मनोज बहुत बहुत प्रैक्टिस करता था उस कैरेक्टर को लेकर के, नेटुआ को लेकर के, क्योंकि एक तो उसके बिहार का एक कल्चर था, उसके साइड की कहानी थी वो उसमें ही की, और उसको वो करता भी बहुत अच्छा था। वो डांस वांस के लिए बहुत प्रैक्टिस करता था, बहुत मतलब खूब मेहनत करने वाला बंदा, बहुत मेहनत की उसने। लेकिन वो क्या हुआ ना, रेगुलर काम करते 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 वो कैरेक्टर उसके अंदर इतना समा गया
कि हल्का सा कहीं एक जगह उसको वो हल्का सा लचक उसमें मैंने महसूस की। वो कैसे महसूस की कि इस प्ले के साथ साथ ना हमारे मतलब एनके ने कहा कि यार एक काम करते हैं, कुछ गाने बनाते हैं कौमी एकता को लेकर के, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई इस सब के ना। तो पीयूष को जिम्मेदारी दी गई, उसने पीयूष कुछ मिश्रा, हाँ ये भी आप ही के साथ थे? हाँ, एनएसडी करने के बाद उसने एक्ट वन ज्वाइन किया। आशीष विद्यार्थी ने एनएसडी करने के बाद एक्ट वन ज्वाइन किया। तो पीयूष ने कुछ गाने तैयार किए। उसके साथ साथ ना एनके ने सबको कुछ किसी को कविता, किसी को कुछ शेर, किसी को कुछ गजल के कुछ शेर, ऐसी चीजें दे रखी थी कि भाई हर एक गीत के बाद एक एक्टर आएगा और वो अपनी वो कविता बोलेगा, फिर उसके बाद अगला गाना शुरू होगा। तो मंच पर हम लोग, पीयूष हारमोनियम लेकर के और मैं गले में ढोलक अपने नाल लेकर के था। ये किस्सा हुआ, गंगाराम हॉस्पिटल है जी राजेंद्र नगर में, उसके आसपास ना एक गर्ल्स कॉलेज है, कोई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा गर्ल्स कॉलेज का। वहां हमारा शो था, दिन का टाइम था, तो ओपन स्टेज था। जी तो वो जैसे ही गाना खत्म हुआ तो अगली लाइन वो मनोज को एक कविता बोलनी थी। कविता थी कि मुझे उसकी 2 लाइनें याद है। अब लौटना बहुत मुश्किल है, माथे पे दस्तक दे गई है मौत। ऐसा कुछ, मतलब वो आतंकवाद को और उस सबको लेकर के कुछ ऐसा था। बाकी के तो खैर मुझे याद नहीं, क्या बहुत बड़ी कविता थी वो। अब जैसे मनोज आया, मैं और पीयूष हम आगे और पीछे, हमारे पीछे सारे एक्टर खड़े होते थे और एक एक अपना बोल के फिर वापस अपनी जगह पे जाते थे, फिर हम गाना शुरू करते थे। तो जब मनोज जब आया ना अपनी लाइन बोलने के लिए, उसका हल्का सा ये था आते, और उसने मतलब वो शरीर में लचक रह गई। हल्का सा ये आया और उसने जो लाइन बोली ना, जब अब लौटना बहुत मुश्किल है, माथे पे दस्तक दी गई है मौत। उसके बाद गाना हो गया, गाना वाना हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, शो खत्म हो गया। हम लोग वहाँ मंडी हाउस आए, रविंद्र भवन में कैंटीन थी, पीछे में बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। पूरी टीम बैठी, सब लोग बैठते, एनके उनके सब बैठे हुए थे, सब पूरी टीम। तो मैंने ऐसे ही खाना खाते खाते कहते, मेरा मनोज तुझे आज क्या हो गया भाई, तूने क्या कर दिया? अच्छा, एनके की एक आदत है, वो मतलब वो उसको वो बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन वो ना हमेशा वो प्यार से भी बात करता है, तो थोड़ा सा गाली वाली देके बात करता है। तो उसने मेरे को गाली दी, क्या हो गया क्या कर दिया उसने? फिर मैंने उसको करके बताया पूरी टीम को, मैंने तुझे याद है तूने क्या किया? देख तूने ऐसे किया था। यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर, थोड़ा जिम में जा भाई, थोड़ा सा कंट्रोल कर अपने आप को। मेथड एक्टिंग में नहीं उसके ज्यादा कुछ, हाँ वही मतलब। तो वो किस्सा जब भी कभी कभी याद कर दो तो दादा वैसे वो आता है। मतलब मैंने नटवा में देखा है, जब नटवा लोग करते हैं ना तो उनके शरीर में पता नहीं क्यों वो आ जाता है। यार वो एक तो कैरेक्टर ही ऐसा है। देखो, अगर लड़की कोई डांसर हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि उसमें अंदर जो लचक है वो रहती है। बात खाली नेटवर्क ही नहीं है। अगर आप मेल क्लासिकल डांसर को भी देखोगे ना, कथक वालों को आप देखो, या और भी बहुत सारे जो डांसर्स हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत वो शरीर में आ जाती है। तो उसमें मनोज की भी कोई ऐसी वो नहीं है, वो कैरेक्टर में इतना डूबा हुआ था, वो अच्छा कर रहा था तो आ गई वो लचक। तो ऐसा एक किस्सा छोटा सा बन गया बस। वो एक थोड़ा सा न्यू जनरेशन के लिए एक्टिंग टिप्स के ऊपर ही है कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि अगर आपको कुछ भी रोल करना है, किसी भी मेथड में घुसना है, तो उसको ना मतलब आजकल चल रहा है कि वो माल फूक के आप उसको स्क्रिप्ट रीड करो या फिर कुछ भी करो तो वो जल्दी ग्रैब मतलब दादा कुल मिला के चीजों को गलत तरीके से लेना, तो ऐसा मार्केट में आप थोड़ा सा बता दीजिए। यार देखो मैं बताऊं, ये जो माल फूकने गांजा वांजे वाली बात है ना, जी जी जी, ये खाली हमारी थिएटर लाइन में ही नहीं है जी। मुझे पता नहीं लोग को शायद बुरा ना लग जाए, लेकिन अगर आप जेएनयू में जाकर के देखें, वहां तो कोई थिएटर कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से वहां भी बहुत होता है।
ये गांजा वांजा वहां भी बहुत होता है। तो ये तो खाली तो थिएटर लाइन को बदनाम कर दिया कि भाई ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम किसी काम को मतलब बहुत सोच विचार के अगर हमें करना है तो हमें जब दिमाग को थोड़ी शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो लगता है कि यार थोड़ा सा नशा कर लेंगे तो बाकी चीजें भूल जाएंगे शायद हम, और उससे हमें शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मतलब क्या ये ठीक रहता है या फिर मतलब न्यू जनरेशन के लिए कि मतलब वो क्या है कि वो इन चीजों पे जल्दी से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, तो ये होना वो ठीक है या फिर आप अपने? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, आप किसी को रोक भी नहीं सकते। दादा हम आपको पिछले 10-11 साल से देखते हुए आ रहे हैं, हमने आपको कभी नशा करते हुए नहीं देखा। मैं तो कभी किया ही नहीं। मैं तो मतलब बता रहा हूँ, मैं तो 78 से हूँ मंडी हाउस में, लेकिन कभी सिगरेट और ये सब चीजें मैं कभी अच्छा दादा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे छोटी सी। जैसे आपका एक बड़ा मशहूर नाटक है पतझड़ के बाद, हाँ हाँ, और शायद आप उसे पिछले 8 साल से कंटिन्यू खेल रहे हैं, हाँ। और भारत के अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग राज्यों में आपने उसकी परफॉर्मेंस दी हुई है। अभी भी जाना है मेरे को, शिमला जाना है शो करने। तो दादा वो स्टोरी क्या है? मतलब लोग इसको इतना पसंद करते हैं कि आपको बार बार बुला रहे हैं, क्या है वो नाटक? और एक किस्सा तो मैंने भी आपको बताया था कि मैं ऑडियंस में बैठा हूँ और सब इतना रिलेट कर रहे हैं ऑडियंस में। भाई मतलब सारी बात मत बता दादा। नहीं, वो एक किस्सा जो था कि मेरे साथ हुआ था ना, वो ऑडियंस बन के बैठा था। दादा करके बताएंगे ना आज। क्या था, एक चलो पतझड़ का एक डायलॉग है, बहुत छोटा सा है कि एक सीन है उसमें छोटा सा, तुमने देखा होगा कि मैं बैठा हूं और जो मेरी को आर्टिस्ट हैं वो एक लिफाफा लेकर आते हैं, कमल जी ये लेटर है जो आपका। मैं उसको पढ़ के देखता हूँ, अरे गौतम भटनागर हमारे साहबजादे यूएसए में। तो अचानक मैंने वैसे फाड़ के फेंका, तो अरे फाड़ क्यों दिया, पढ़ तो लीजिए इसमें क्या लिखा है। अरे यार पढ़ना क्या है यार, क्या लिखा होगा, यही लिखा होगा कि सॉरी पापा, मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता हूं, मुझे अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ही रहना है। और मुझे अपने परिवार के साथ रहने का हक नहीं है? तो ये जो क्या बात है। छोटा सा एक सीन था, वो जो मैं बता रहा था ना इस नाटक की कहानी की, यही है कि यार परिवार मतलब सबको, परिवार, बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना यार, माँ बाप के लिए वो जिम्मेदारियां बहुत जरूरी है। इस उम्र में आकर के बड़ा लगता है कि यार आपने क्या नहीं किया अपने परिवार के बच्चों के लिए, पढ़ाया लिखाया, हमसे जो हो सका हमने किया, अपने कंधे पे बैठाकर उनको दुनिया दिखाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हम उनका सहारा बने, लेकिन आज जब हमें इनके सहारे की जरूरत है तो आज हमारे पास कोई नहीं है। क्यों भूल जाते हैं बच्चे कि जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो क्या बच्चों को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए?
जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप अगर बीमार हो जाता है तो माँ बाप, अरे बेटा कुछ खाया, दवाई लाऊं, कुछ खाएगा पिएगा कुछ, रात रात भर जाग कर उस बच्चे के हाथ पांव दबाना, उसकी तीमारदारी करना। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर कोई हमसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपने कुछ खाया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने दवा ली, क्यों करते हैं ऐसा? आज जो सवाल हम अपनी औलाद से कर रहे हैं ना, कल यही सवाल ये बच्चे अपनी औलाद से करेंगे। ज्यादा डायलॉग था। हाँ ये डायलॉग था। अच्छा, वैसे डायलॉग था दादा का, मगर कोशिश करें कि जो दादा ने बोला उस पर सब अमल भी करें, क्योंकि ये बात मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया है अब इस टाइम। जो चीज़ें चल रही हैं ऐसे, बच्चे माँ बाप को 2 मिनट में घर से निकाल के भगा देते हैं। बिल्कुल। पूछते नहीं है बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं, कैसे, किस हालत में। अरे तुम्हें यहाँ तक लाने वाले भी तुम्हारे माँ बाप ही थे। हाँ। तो एक छोटा सा मैसेज है, अपने माँ बाप का ध्यान ज़रूर रखो, अच्छे से रखो, जो मांगते हैं कर दो। कोई वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं मांगेंगे, उन्हें सिर्फ 2 टाइम की रोटी और थोड़ी सी खुशियाँ चाहिए। बस बस बस। वो उन्हें टाइम से मिल जाए ना, मतलब समझ जाना कि आपने दुनिया जी ली अपनी, अगर आपने अपने माँ बाप खुश रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हो। हाँ। जाते जाते हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो एक्टिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं, जो फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप 2-3 टिप्स, 2-3 रामबाण जो कहते हैं, अगर आप उनके लिए वो दे दो कि उनको क्या प्रोसेस रहना चाहिए, कहाँ से शुरू करें? दादा 2-3 टिप्स भी हमारी ऑडियंस। तो मतलब बच्चे मिसगाइड ज़्यादा है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर, वो दुकानों में चले जाते हैं जैसा आपने भी जिक्र किया था। हाँ वो यार पता है क्या है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि बहुत जल्द बहुत कुछ पाने की जो ख्वाहिश होती है ना, बहुत जल्दी, उस जल्दबाजी में ना कई बार बच्चे गलत जगह, गलत ट्रैक पर भी चले जाते हैं। तो उनको पता है, देखो यार उनका भी कसूर नहीं है। आजकल जो पेरेंट्स है ना, उनका यही है कि भाई जब तक कॉलेज में हो 2-4 साल ट्राई कर लो, उसके बाद भाई जॉब करो, जॉब जरूरी है। कुछ बच्चे हैं जो मतलब लगता नहीं हम तो इसी में जाएंगे, हमें तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो थोड़ा बहुत सक्सेस भी हो जाते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो वजह यही है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना बच्चों पर, और 3-4 साल में सब कुछ करना है। तो जो 3-4 साल में सब कुछ करने वाली जो बात है ना, उसमें बच्चे कुछ भटक भी जाते हैं। इसलिए वो उनको बच्चों को चाहिए कि पहले अपने मन में ये तय कर लो कि मुझे इसी फील्ड में रहना है या नहीं रहना है। जी। क्या मुझे इस फील्ड को शौकिया रखना है या मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है। तो अगर ये पहले मन में ठान लिया जाए तो आदमी कुछ कर भी सकता है। वरना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आते हैं, 1-2 साल करते हैं, नहीं कुछ मिला यार। नहीं मिलता, जरूरी नहीं है कि आपको आते ही सब कुछ मिल जाए। टाइम तो लगता है चीजों को बनने में ना, तो थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो बच्चे नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स कहते हैं चलो भाई नौकरी करो और अपना बस हो गया तुम्हारा शौक पूरा, चले जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस तो बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं। जी जी जी। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं दादा के, थोड़ा मैगी वाला कोर्स किया 3-6 महीने, उसके बाद सीधा मुंबई, और वहां पे जाके वो थोड़ा हाउस पार्टी वाला सीन ज्यादा चल रहा है। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे ट्रैक से। जा तो वहां पे काम के लिए रहे हैं, बट वहां पे जाके वो अपना लक्ष्य ही नहीं पता कर रहे हैं। वहाँ यही सब होता है कि वहाँ चकाचौंध जो है ना जी इंडस्ट्री की, वहाँ आदमी जाकर के थोड़ा सा फंस जाता है। वो भूल जाता है कि मैं आया किस मकसद से था और मुझे करना क्या है। जी। तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस है तुम्हारे अंदर तो कर जाओगे। जल्दबाजी में नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला।
तो मैगी कोर्स किया और मैगी खाओ और खत्म बस। मतलब वैसे हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन और अभी पॉडकास्ट खत्म करने का मन भी नहीं कर रहा। अरे टाइम देखो भाई 9 बज रहे। दादा क्या करें, कोई बात नहीं, अब समय को देखते हुए खत्म करते हैं। हाँ फिर कभी पक्का दोबारा कभी मिलेंगे। अच्छा, देखेंगे। अगर दादा से जुड़ने का, जैसे मैंने पहले बताया, दादा से जुड़ना और जरूर जुड़ना, मतलब एक्टर बनने के लिए भी मत जुड़ना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी जुड़ना। दादा की कांटेक्ट डिटेल में सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मतलब दादा ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। हम यहाँ तक हैं दादा की वजह से। हम एक्टिंग फील्ड में सिर्फ आज तक जिंदा हैं तो दादा की वजह से। और दादा अब विदा लेते हैं। बिल्कुल एकदम से भाई, चलो नमस्कार।